A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are continuing with our Consumer Protection Act. Right, students? So, हमने CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 में सब्जेक्ट ECIPL इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में से we have started with law relating to consumer protection, and this is PPT 3. This is not a third class. Today is the fourth class of COPRA, Consumer Protection Act. But this is PPT 3 which we are going to use today, students. Right? अभी देखिए, हमने जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करी थी तो हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी. हमने इसका हिस्ट्री पढ़ा, हमने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसके बाद उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आई एंड देन एक रिवोल्यूशनरी अमेंडमेंट्स आई जिसकी वजह से इसका जो एक्ट है एक न्यू स्कीम के तहत नाम हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. पहली क्लास में और पहली पीपीटी में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या ऐसे फीचर्स हैं जो 1986 में नहीं थे, या क्या ऐसी नई चीज़ें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बात करता है. अभी देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो हमने नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एक्ट है जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत ना हो सके, उसके लिए इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स. राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद हमने कंज्यूमर काउंसिल्स करे, कंज्यूमर राइट्स काउंसिल्स करे, हमने कमीशंस और काउंसिल दोनों के बारे में सुना था लास्ट टू लास्ट क्लास में. लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने काउंसिल्स के बारे में स्टार्ट भी कर लिया था, बात भी करी थी. फिर हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात करी थी. काउंसिल जो है वो तीनों लेवल पे एडवाइस करती है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CCPA, जिसको हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, ये कैसी अथॉरिटी है जो सेंट्रल लेवल पे कंज्यूमर्स, उनके राइट्स को रेगुलेट करना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन सब पे ध्यान रखती है और गाइडलाइंस बनाती है. ठीक है? सो कंप्लेंट्स लेती है विद रिस्पेक्ट टू एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट where public at large is affected. जैसे ना एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल करके ना लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, तो CCPA एक्टिव हो जाएगा कि हमें कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है? कोई कंप्लेन नहीं आई, पर जो कंज्यूमर CCPA जो है वो गाइडलाइंस देगा विद रिस्पेक्ट टू एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. अगर है तो या तो कोई कंप्लेन आई होगी या पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हुई होगी तो CCPA बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा. आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करने वाले हैं 3 टायर रिड्रेसल कमीशन के बारे में. 3 टायर रिड्रेसल कमीशन मतलब ये कमीशन 3 टायर 3 लेवल्स पे काम करता है. नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करता है, स्टेट लेवल पे भी काम करता है और नेशनल लेवल पे भी काम करता है. ठीक है? ये कमीशन. अब ये कमीशन जो है हमारा ये कंज्यूमर रिड्रेसल, जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन है तो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट है तो स्टेट में जाएंगे. समझ में नहीं आ रहा है कैसे है ये जो 3 टायर सिस्टम है. सबसे पहले आपका जो वैल्यू है कंप्लेन का, मतलब आप एक अग्रीव्ड कंज्यूमर हो. ठीक है ना? आप एक अग्रीव्ड कंज्यूमर हो तो आपको कोई आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से आप कंप्लेन करना चाहते हो. कोई मॉनेटरी लॉस होगा आपको, तो वो जो आपका जो लॉस हुआ है, मॉनेटरी लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप एक अग्रीव्ड कंज्यूमर हो, तो अगर वो उस लॉस का वैल्यू कितना है वो भी निर्भर करता है कि आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे जाओगे. लेकिन एक सबसे पहला स्टेप जो आता है ना, वो आता है डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर नहीं पसंद आता तो आप अपील कर सकते हो स्टेट में, एंड सो स्टेट के बाद नेशनल में. राइट? हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे, लेकिन पहली जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है, लेकिन कौन सा कमीशन है? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल. मतलब अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है, उसके रेमेडी के लिए वो कहाँ आ सकते हैं?
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इस कमीशन का नाम से ही पता चल रहा है कि इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। हमें तो नहीं समझ में आ रहा मैम, थोड़ा ध्यान दो, समझ में आएगा कि ये जो कमीशन है, कमीशन भी लोगों का समूह है, ठीक है ना। कमीशन बिठाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और ये कर क्या रहा है, कंज्यूमर के डिस्प्यूट का रिड्रेसल प्रोवाइड कर रहा है, रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, रिड्रेस कर रहा है। अभी ऐसे कमीशन क्यों बनाए गए हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया गया है, स्टेट लेवल पे भी बनाया गया है, नेशनल लेवल पे भी बनाया गया है। क्योंकि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहेगा कि हम कंज्यूमर राइट्स बना रहे हैं, हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम कंज्यूमर के राइट्स को एनफोर्स करेंगे, तो आप एक बात बताइए, खाली सिर्फ राइट दे दिया जाए और डिस्प्यूट मैकेनिज्म कुछ ना बनाया जाए, रिड्रेसल मैकेनिज्म कुछ ना बनाया जाए, तो ऐसे राइट को देने का क्या फायदा? क्या फायदा अगर आपके पास एक राइट भी है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको यूज, इसको आगे एनफोर्स कैसे करा जाए, इसके लिए कोई रिड्रेसल ही नहीं है, तो ऐसे राइट का क्या फायदा? ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना जरूरी है, राइट। तो सेक्शन 28 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द एक्ट एम्पावर, so डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलूंगी मैं इसको, ठीक है। आपसे मैं डीसी बोलूं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलूं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जैसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, नाम पूरा क्या था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हम क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, और जैसे ही बोलूं मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, कमीशन इज मेंट फॉर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन इज कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल, राइट। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करती है। कौन एस्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश डिस्प्यूट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स डिस्ट्रिक्ट, मैं बार बार डिस्प्यूट बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। State government may also, if it deems fit, establish more than one DC in a district. वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट है या ऐसी जरूरत है तो एक से ज्यादा डीसी भी एस्टैब्लिश कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी तो हमें डीसी के बारे में कुछ पता चला। अगेन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। काउंसिल हम बात कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फुल यहाँ पे कौन सी कमीशन है ये? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए ये कमीशन बनाया गया, ठीक है। तो जो डीसी है इसको एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। अब आप बच्चे बोलेंगे मैम व्हाई नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल फर्स्ट, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट कमीशन फर्स्ट, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन फर्स्ट? क्योंकि देखो स्टूडेंट, अगर आपका पहला स्टेप जो आता है ना कंप्लेन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। तो हम पहली सीढ़ी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि पहला जो कमीशन है जहां पे आप फर्स्ट लुकअप करते हो टू फाइल अ कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी डिफेक्ट ऑफ गुड्स और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, आप कहां जाते हैं? डीसी के पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाते हैं, ठीक है। किसने एस्टैब्लिश करा? स्टेट गवर्नमेंट। ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2, मतलब मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, नॉट मोर देन मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, तो सेंट्रल बोलेगा कि इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में इतने मेंबर होने चाहिए, उनके कंसल्टेशन के साथ स्टेट, अभी देखो एक स्टेट है, उनमें डिस्ट्रिक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही बना रही है ना डीसी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को देख रही है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन लिया हुआ है, तो डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने मेंबर होंगे? यहाँ कह रहे हैं एक तो प्रेसिडेंट चुना जाएगा और जो मेंबर है वो कम से कम 2 होने चाहिए, और कितने मैक्सिमम होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Qualification of president, members of district commission, the central government may by notification make rules to provide for the qualification, method of recruitment, procedure for appointment, terms of office, resignation, removal of president and members of DC.
तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि क्या क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरीज, फीस, अलाउंसेस, अपॉइंटमेंट्स, रिटायरमेंट एंड रिमूवल, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अभी कोबरा है तो सेंट्रल एक्ट ना, राइट? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये जो रूल बनाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये जो प्रोविजन बता रहा है हमें, सेक्शन बता रहा है 28 कि डीसी को एस्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, पर डीसी के जो मेंबर है, प्रेसिडेंट है, वो कितने होने चाहिए मेंबर, वो सेंट्रल बताएगी। और सेंट्रल ही बताएगी कि उनके पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, उनका रिमूवल, उनका रिटायरमेंट, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करा जाएगा, राइट? आगे, jurisdiction of district commission. What do you understand by jurisdiction? Jurisdiction is nothing but a territorial limit कि हमारा ये एरिया है, ये हमारा एरिया है। अभी ये जो आगे वाला एरिया है ये हमारा नहीं है। तो jurisdiction is that territorial geographical limit कि ये एरिया आपके अंडर आता है। According to section 34, the DC shall have jurisdiction to entertain complaint where the value of goods or services paid as consideration does not exceed, मुझे इसको हाईलाइट करना था, पता नहीं रह गया होगा, does not exceed 1 CR। अरे मैम ये तो 1 CR तो बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो गया। अभी किसी का 10 लाख रुपए का कोई कंप्लेन है, 20 लाख का है, 10,000 का है, या 10 रुपए का भी है, वो डीसी जा सकते हैं। But if the complaint where the value of goods or services which were bought exceeds the value of rupees 1 CR, then definitely वो आपका डीसी में कंप्लेन नहीं जाएगा फिर, राइट? दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में बोल रहा है, कंप्लेन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन। अभी देखो, अभी क्या है ना, आप रहते हो एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हो वो रहता है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन से डीसी में जाएगा ये केस, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। पहला, the opposite party or each of the opposite parties where there are more than one at the time of institution of the complaint ordinarily resides or carries on business or has a branch office or a personally works for gain। यहाँ कह रहे हैं a complaint shall be instituted in a DC within the local limits of whose jurisdiction the opposite party of each of the opposite party। जैसे क्या है ना, आपको आपने एक बिल्डर से सर्विस ली, ठीक है, या किसी इंटीरियर डेकोरेटर से सर्विस ली, आपको वो ठीक नहीं लगी, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस है, तो आपको कंप्लेन करनी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको पता चला कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन करें, तो कौन से डीसी के पास जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ऑपोजिट पार्टी या फिर ईच ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, जैसे अगर एक है तो उसका देखेंगे, नहीं तो अगर अनेक है, मतलब एक से ज्यादा ऑपोजिट पार्टी है, जैसे 3 बिल्डर्स है, उनसे इकट्ठा आपने सर्विस लिया मिला के, तो अगर ऑपोजिट पार्टी एक से ज्यादा है तो उनका वो क्या देखेंगे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कहाँ वो रहते हैं, कहाँ उनका बिजनेस है या उनका ब्रांच कहाँ पर है बिजनेस का, वहां के डिस्ट्रिक्ट पे आप केस कर सकते हैं। Any of the opposite party where there are more than one at the time of institution of complaint actually and voluntarily resides or carries on business or as a branch or personally works for gain, provided that such the permission of DC is given। अभी देखो, अभी आपने जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करा वो 3 लोग हैं, तो तीनों का प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उनका बिजनेस देखा जाएगा, उनका ब्रांच देखा जाएगा, कहाँ से वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर तो एक पर्सन है तो रेसिडेंस देखा जाता है जनरली। अगर एक से ज्यादा ऑपोजिट पार्टी है जिनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो देखा जाता है तीनों इकट्ठा बैठ के बिजनेस कहाँ करते हैं, कहाँ पे इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहाँ पे इनका ब्रांच है, जहां से तीनों ऑपरेट करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप क्या करते हैं, केस फाइल करा जाता है। द कॉज ऑफ एक्शन, मतलब वो एक्शन हुआ कहाँ या फिर वो एक्शन हुआ कहाँ, आप इनमें से किसी भी डीसी के पास जा सकते हो। The complainant resides or personally works for gain। ये कंप्लेनेंट कहाँ रहता है, कंप्लेनेंट कौन होता है भाई, जो इंसान कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर वहां के डीसी के पास जाते हो जहां पे जो कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये है मिस्टर, एक तो मुझे मिस्टर टोमेटो,
ठीक है। मिस्टर टोमेटो को एक गुड्स में डिफेक्ट मिला जो सेलर के अगेंस्ट वो केस करना चाहते हैं। सेलर को उन्होंने पहले जाके बोला, सेलर नहीं मान रहा, तो मिस्टर टोमेटो ने बोला कि हम तो जाएंगे, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेके जाऊंगा तुम्हें। सेलर ने बोला जाओ, चले जाओ। सेलर का नाम था मिस्टर योमैटो। बेकार नाम है ना, छोड़ो, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो अभी या तो जहां योमैटो रहता है वहां के डीसी के पास केस हो जाएगा, या जहां टोमेटो रहता है, या फिर अगर एक से ज्यादा लोग हैं, जो अपोजिट पार्टी है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो फिर ये इनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, या ये वॉलंटरली कहाँ रिसाइड करते हैं, या कॉज ऑफ एक्शन कौन सी जगह पर हुआ था। कॉज ऑफ एक्शन समझते हो ना, कि ये जो आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें डिफेक्टिव गुड्स दे दी गई या डेफिशिएंट सर्विस दे दी गई, तो ये हुआ कहां पर, उस जगह के डीसी के पास भी आप जा सकते हो, पर परमिशन लेना पड़ता है डीसी से, ठीक है। तो डीसी आप कब जाएंगे, जब आपका गुड्स का या सर्विस का वैल्यू 1 CR से कम होना चाहिए, ठीक है। क्यों जाएंगे, आपकी मर्जी। अच्छा, अभी क्या होता है ना, अब जैसे मैं एक वॉच खरीद के लाई टाइटन की, और टाइटन की वॉच पे लिखा हुआ था कि आपको गारंटी मिलती है, आपको वारंटी मिलती है 2 साल की, ठीक है। वारंटी टूटती है तो कहीं ना कहीं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आता है, लेकिन अगर मैं कोपरा एक्ट के अंडर कंप्लेन करने जाऊं सेलर की, तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि वो सेलर कहाँ रहता है, मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, और कौन से डीसी के पास मैं जाके अप्रोच कर सकती हूँ। अभी देखिए, घड़ी है 10,000 रुपए की। अब मैं सोच रही हूँ क्या केस करना। अगर केस करूंगी तो मुझे आने जाने का स्ट्रेस रहेगा, और होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ी चीजें हैं। तो मैंने सोचा छोड़ो, क्या केस करना, बस मैं इस वाले सेलर से कभी भी वॉच नहीं खरीदूंगी, या इसका फीडबैक गलत दे दूंगी, मैं इंस्टाग्राम पे गलत कमेंट कर दूंगी, या इसका रिव्यू खराब डाल दूंगी, है ना। अभी ज्यादातर कंज्यूमर यही सोच लेते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं। हालांकि अब चीजें काफी इलेक्ट्रॉनिकली हो गई हैं, तो काफी ईज आउट हो गया है, बट स्टिल इफ समबडी इज नॉट विलिंग टू फाइल अ कंप्लेन, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डीसी इज नॉट गोइंग टू अप्रोच द पार्टी जब तक कि डीसी के पास कंप्लेन नहीं आ जाती है, राइट। तो कौन से डीसी के पास जाएंगे वो हमने यहाँ देख लिया। द डीसी शैल ऑर्डिनरीली फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सच अदर प्लेस इन अ डिस्ट्रिक्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन नोटिफाई। तो कह रहे हैं डीसी, अभी देखो एक स्टेट में कितने डीसी है, वो अपने अपने एरियाज को क्या करते हैं, अपने अपने एरियाज में ऑपरेट करते हैं एज पर लॉ। मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड, किस तरीके से कंप्लेंट करी जाती है, सेक्शन 35 बोलता है, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। A complaint in relation to any goods sold or delivered or agreed to be sold or delivered or any services provided or agreed to be provided may be filed by DC by, यहाँ देखिए सेक्शन 35 क्या बोल रहा है, जो कंप्लेंट है, ये नहीं बोल रहा है रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस, ध्यान से पढ़ो, इन रिलेशन टू, चाहे कोई भी गुड्स सोल्ड कर दिए गए हैं या डिलीवर कर दिए गए हैं, या अग्री करें बेचने के लिए या डिलीवर करने के लिए, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है या अग्री करी गई है प्रोवाइड करने के लिए, मे बी फाइल्ड बाय डीसी। अभी क्या है, तुमने एक इंटीरियर डेकोरेटर हायर करा, अभी तुमने उनको सर्विस ली नहीं है, पर जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑलरेडी ब्रीच करने लग गए, उन्होंने बोला था इतना काम 1 महीने में कर देंगे, इतना दूसरे महीने में, उतना तीसरा, तो आपने सारे 3 महीना वेट नहीं करा, आपने एक मंथ के हिसाब से उनकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस कर दिया। आप कर सकते हैं। तो सर्विस अभी पूरे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर गई है, तो उससे पहले भी आपने एक केस कर डाला, तो कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, जिसको गुड्स बेचे गए हैं वही करेगा, या जिसको डिलीवर करे गए हैं, जो इल्जाम लगा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन केस कर सकता है वेदर द कंज्यूमर टू हुम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड or sold or delivered or such services provided or agreed to be provided or who alleges unfair trade practice in respect of goods or service is a member of such association or not। अभी कोई भी ऐसे कंज्यूमर एसोसिएशन जहां पे मैं चली गई और मैं बोलूं कि मेरे साथ ना ये गलत हुआ है, तो वो एसोसिएशन भी केस फाइल कर सकती है डीसी में मेरे बिहाफ पे। कोई एक से ज्यादा कंज्यूमर भी हो सकता है जिसका सेम इंटरेस्ट है, इधर ध्यान से पढ़िए, जिसका क्या है, सेम इंटरेस्ट, क्या है, सेम इंटरेस्ट, ध्यान से पढ़ो, अभी आगे एक और टॉपिक आएगा तो फिर ये वापस से याद आएगा तुमको। सेम इंटरेस्ट अगर है तो वहां पे भी एक से ज्यादा कंज्यूमर जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, सीसीपीए, सेंट्रल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी भी जो केस है उसको रेफर करा सकती है डीसी में। तो डीसी में केस फाइल करा जा सकता है कंज्यूमर द्वारा, कंज्यूमर एसोसिएशन द्वारा, या एक से ज्यादा कंज्यूमर है वो भी जा सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट भी केस फाइल करवा सकते हैं डीसी में। Complaint may be filed electronically in the prescribed manner. Every complaint shall be accompanied with fees and payable in the electronic form. आगे पढ़ते हैं। What is the procedure for filing complaint before Consumer Commission? पहले देखिए कंप्लेंट होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, रेगुलर वे में होती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी करी जाती है। देखिए आप ऑनलाइन पे आ सकते हैं e-dakhil.nic.in पे। A complaint can be presented by a complainant in person or by his agent. It can even be sent by registered post along with the court fee. Normally 3 copies of the complaint are required to be submitted, out of which one is retained by official purpose, one is forwarded to the opposite party and one is for the complainant. अभी पढ़ेंगे हम प्रोसीजर तो तुम्हें और ध्यान से समझ में आएगा। कंप्लेंट में अभी तक हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप कोई कंज्यूमर और आपको किसी प्रकार के गुड्स या सर्विस में कुछ भी दिक्कत है तो आप कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। किसने बनाई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन? स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। डीसी में कितने लोग हैं? कह रहे हैं जितने भी लोग हैं, एक तो प्रेसिडेंट कहलाया जाता है, बाकी जो मेंबर है वो 2 से ज्यादा ही होने चाहिए। कितने ज्यादा होना चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विद द कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि डीसी, एक स्टेट में कितने डीसी हैं वो तो डिपेंड करता है स्टेट पे, लेकिन आप कौन से डीसी के पास जाएंगे? जहां पे कंप्लेनेंट रहता है उस डीसी के पास जा सकते हैं, जहां पे ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है वो डीसी के पास जा सकते हैं, जहां पे एक्शन हुआ है वहां डीसी के पास जा सकते हैं, या जहां पे भी जो ऑपोजिट पार्टी है, ईच ऑफ द ऑपोजिट पार्टी उनका प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उनका ब्रांच, उनका प्रॉफिट एंड गेन के लिए जो प्रेमाइसेस जहां पे काम करते हैं वहां के डीसी से राइटिंग में हम लोग कंप्लेन लॉन्च कर देंगे। ठीक है, प्रोसीजर बहुत बड़ा है, सो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात करी कि जो कंप्लेंट है कौन करेगा। हमने बात करी कंज्यूमर भी कंप्लेन कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है। ठीक है, ये लोग वन ऑफ मोर कंज्यूमर भी कर सकते हैं। जैसे अगर 10 कंज्यूमर है जिनका सेम इंटरेस्ट है तो एक भी जाकर उसके भी हाथ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है ना, चलिए ये भी बात हो गई। फिर कह रहे हैं कि कंप्लेन करनी कैसे है? कह रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे मर्जी चले जाओ। ऑफलाइन जाना है तो बाय पोस्ट फीस सब भर देना, ऑनलाइन जाओगे तो फिर तो फीस का ऑप्शन आ ही जाएगा तुम्हारे पास, फीस भर देना। ठीक है, जो कंप्लेन है वो 3 कॉपीज में रहती है। एक तो डीसी के पास भेजा ना तुमने कंप्लेन, तो डीसी के पास एक कॉपी रहेगी, एक कॉपी तुम्हारे पास कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन करी है, एक कॉपी जाएगी उसके पास जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। वो तो घर में बैठा हुआ आराम से सूप पी रहा, ठंड में विंटर्स चल रहे हैं ना, तो सूप पी रहा, उसको तो नहीं पता कि उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई है, तो एक कॉपी उसको उसके मुंह पे मारनी पड़ेगी कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन आई है। राइट, आगे देखिए। वैसे मुझे लगता है, मुझे लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी एफिशिएंसी तो ना 50% घट जाती है विंटर्स आते। मतलब ऐसे हो जाती हूँ मैं, ऐसे ना इनएफिशिएंट पर्सन हो जाती हूँ विंटर्स में। बिठा के तो मुझे क्विल्ट में जितना मतलब जो भी है आई कैन डू ऑल माई सिटिंग वर्क, बैठ के लैपटॉप पे काम करना है, पर जहां मुझे बोल दिया जाए ना कहीं बाहर जाना है, कुछ करना है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। क्यों आती है ठंड? मुझे ठंड से अत्यंत नफरत है। मैं पूरा ऐसे लिख सकती हूँ कि मुझे ठंड कितनी खराब लगती है। क्या कर सकते हैं, जब मेरे सामने कोई बोलता है ना हमारा फेवरेट वेदर, फेवरेट सीजन है विंटर्स, बस समझ लो वो मेरा दुश्मन। मतलब इतनी नफरत है मुझे ठंड से। मैं ठंड के नुकसान बता के, जिसको प्यार भी है ना ठंड से, उसको भी नफरत करा सकती हूँ ठंड से। एनीवे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 देखिए, प्रोसीडिंग बिफोर डीसी पढ़ते हैं हम। प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो पढ़ेंगे आगे आएगा, बट प्रोसीडिंग पढ़ते हैं पहले। सेक्शन 36 कहता है एवरी प्रोसीडिंग, अच्छा सेक्शन 35 करा अभी हमने, यहां देखिए 35 कह रहा है कि कौन कंज्यूमर
कि कौन कंप्लेन कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली 35 में। अब आता है हमारे सामने 36 कहते हैं एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डीसी शैल बी कंडक्टेड बाय, डीसी में है ही कौन, प्रेसिडेंट और मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट और मेंबर्स ही करेंगे, एटलीस्ट 1 मेंबर सिटिंग में होना चाहिए, ये लोग प्रोसीडिंग देखेंगे। इट मे बी नोटेड दैट वेयर अ मेंबर फॉर एनी रीजन is unable to conduct the proceeding till it is completed, the president and the other members shall continue the proceeding from the stage at which it was last heard by the previous member. क्या बोल रहा है इसमें आपको? इसमें आपको बोल रहा है कि देखिए अगर सपोज डीसी में एक प्रेसिडेंट है और 5 मेंबर है, जिसमें से 2 मेंबर की तबियत खराब हो गई, वो आगे की प्रोसीडिंग नहीं कर पा रहे, तो इस पॉइंट से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग रुक नहीं जाएगी बीच में, प्रेसिडेंट और बाकी जो मेंबर है वो चलाते रहेंगे जब तक कि प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती। ठीक है ना, और प्रोसीडिंग वहीं से शुरू करी जाएगी जो प्रीवियस मेंबर ने खत्म करी थी, ऐसा नहीं कि दोबारा से शुरू करो। प्रोसीडिंग किस चीज की प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम? कंप्लेन की। अभी मैं डीसी की प्रेसिडेंट हूं, ठीक है, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई हुई, इतना अच्छे हो गए हैं आजकल कंज्यूमर, सेलर, एवरीबॉडी, सर्विस प्रोवाइडर इतने अच्छे हो गए, कोई कंप्लेन ही नहीं है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कंप्लेन है तो मेरे को कंप्लेन कर कौन सकता है? कौन कंप्लेन करेगा? मैं डीसी की प्रेसिडेंट हूँ, अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ मैं, डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास कंप्लेन कौन करेगा? अभी मैम सेक्शन 35 में पढ़ाया ना आपने, कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल अथॉरिटी एंड देन एनी वन ऑफ द कंज्यूमर्स। चलो ठीक है, मेरे पास कंप्लेन आ गई। अब मैं क्या करूंगी? मेरे को अभी प्रोसीडिंग कब तक करनी पड़ेगी? जब तक प्रोसीडिंग का रिड्रेसल नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, मैं अपने बाकी मेंबर्स के साथ बैठ के प्रोसीडिंग करूंगी, कंडक्ट करूंगी। अगर मेरे किसी मेंबर को किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीडिंग वहीं से कंटिन्यू रहेगी। On receipt of complaint, the DC order the admit the complaint for being proceeded with or reject the same. मेरे पास ये भी एक पावर है, अगर मेरे सामने कोई कंप्लेन आई और क्या पता मेरे सामने टोमेटो आया, टोमेटो ने कंप्लेन करी थी ना, टोमेटो कंप्लेनेंट है, ठीक है, उसने कंप्लेन करी, मैंने वहीं पे टोमेटो को बोल दिया कि भैया तुम्हारी कंप्लेन खराब है, ये दिस इज नॉट समथिंग टू कंप्लेन अबाउट। अभी होता है ना, तुम्हारी मम्मी के पास तुम जाते हो अपने बहन भाई की कंप्लेन लेके, तो कुछ कंप्लेन तो वो एडमिट कर लेते हैं, हाँ ये गलत है, डांटेंगे। कुछ कंप्लेन में तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छा निकल जाओ यहाँ से, ये बकवास कंप्लेन है, ये कोई कंप्लेन नहीं होती है, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करते हो, राइट। तो डीसी का जो प्रेसिडेंट है वो रिजेक्ट भी कर सकता है कंप्लेन, एक्सेप्ट भी कर सकता है। A complaint shall not be rejected unless the reasonable opportunity of being heard is given to the complainant. अभी टोमेटो कंप्लेन करने आया, अभी जिन बच्चों को नहीं पता टोमेटो कौन है जरा देख लीजिए, टोमेटो अभी हमने पढ़ा था, सच्ची में सोचने लग जाए कौन है टोमेटो, ये ऐसे ही मैंने नाम रखा था टोमेटो इज द पर्सन जो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये कुछ बच्चे ना बड़े जोक को बड़ा सीरियस ले लेते हैं, इतने बेचारे सीरियस हो गए हैं पढ़ाई में, उनको टीचर बोलते हैं सीरियस हो जाओ, वो इतने सीरियस हो जाते हैं कि टोमेटो को भी वो ले लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। तो आप अगर आपके सामने कोई कंप्लेनेंट आया है, डीसी के प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है, तो आप अगर कंप्लेन रिजेक्ट करते हो तो सामने वाले को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे ऑफ बीइंग हर्ड कि आप क्या बोलना चाहते हो अपने डिफेंस में। एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेन शैल ऑर्डिनरली बी डिसाइड विद इन 21 डेज। वैसे देखते हो तुम 21 दिन कितना इंपॉर्टेंट डे है ना 21 दिन, जैसे हम बोलते हैं ना 11 शगुन होता है, 21, 31, पता नहीं मुझे ये तो लॉजिक तो नहीं पता ट्रूली कि क्या शगुन होता है, लेकिन 21 डेज का बड़ा महत्व है कंपनी लॉ में भी, है ना, 21 दिन का नोटिस और ये सब। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डीसी के प्रेसिडेंट के पास जब भी कंप्लेन आती है उनके पास 21 दिन है उस कंप्लेन को एडमिट करने के लिए। अभी डीसी कंप्लेन को एडमिट करेगा तभी तो आगे का प्रोसीजर करेगा, है ना, तो आगे का प्रोसीजर हम भी करेंगे, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया तरीके से आप लिख डालो, राइट। चलिए लेट्स सी प्रोसीजर के पहले रेफरेंस टू मेडिएशन आगे जरा पढ़ते हैं। According to section 37, at the first hearing of the complaint after its admission, जब डीसी का में कंप्लेन एडमिट हो जाएगी, एडमिट होने का मतलब कि ओके आपकी कंप्लेन पे कार्रवाई होगी, और एट एनी लेटर स्टेज इफ इट अपीयर्स टू डीसी दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, डीसी वो सोच रहा है कि भाई सेटलमेंट हो सकती है,
तो डीसी को क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएट करना चाहिए, मीडिएशन। मीडिएशन समझते हैं? अभी तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई में तुम बीच में घुस जाते हो ना, मीडिएटर बन जाते हो। अरे यार तूने ये बोला, अरे तूने ये बोला, चलो चलो हेलो हेलो करो, हाय करो, हो गया, शेक हैंड्स करो और लड़ाई सॉल्व करो, है ना, मीडिएटर बन जाते हो। तो यहाँ पे अगर डीसी को लगता है किसी पॉइंट पे भी कि यस देयर इज अ स्कोप ऑफ मीडिएशन, except in such cases may be prescribed, it may direct the parties to give in writing within 5 days consent to have their dispute settled by mediation। तो अगर डीसी को लगता है कि अरे इनके तो टर्म्स अच्छे हैं, ये मीडिएशन में भी रिजॉल्व कर लेंगे, तो डीसी उनको एक डायरेक्शन देता है और बोलता है कि देखो आगे का इतना मत करो, ऐसा बहुत ही टेंशन भरा काम है, हम लोग भी आपके आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें और आपके तो टर्म्स अच्छे हैं, आप लोग आपसी सहमति से कर लो और 5 दिन में हमें बता दो कि तुमने क्या सोचा। When the parties agree for settlement by mediation and give their consent in writing, the DC shall within 5 days of receipt of such consent refer the matter for mediation। ठीक है, तो चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट लग जाएगा जिसमें मीडिएशन के बारे में बात करी गई है और डीसी बोलेगा चलो भैया अच्छा हुआ, हमारा काम आसान हुआ, मीडिएशन के प्रोसेस से इनकी जो दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, क्या है ना, ये भी एक दिक्कत होती है ना कि कलेश हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है, उसके बाद एक ने अपील कर दी स्टेट कमीशन के पास, फिर आगे नेशनल कमीशन के पास, तो ये भी एक दिक्कत है। तो डीसी कह रहा है कि अगर जहां लगा डीसी को इफ इट फील्स फिट कि देयर इज द स्कोप ऑफ मेडिएशन, तो डीसी वहां पे एक बार उनको एडवाइस कर देता है कि आप मेडिएशन के लिए जा सकते हो। और ओके अभी क्या होता है, अभी आजकल हम बड़े वो नहीं हो गए हैं कि अगर आपको 3 नंबर एक जैसे दिखे, जैसे होता ना, तो मैं भी ना ऐसे देख रही थी, लेकिन वो तो 11-11 होता है ना। अच्छा ये तो वैलिड नहीं है, चलो एनीवे कैसे हो गया ना, आजकल हम रील्स देख के हम कैसे हो गए हैं, रील्स में आते ना आप एंजल नंबर्स पे देखिए, उस टाइम प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए, आजकल मैनिफेस्ट वाली चीजें बहुत होती है। एंड देखिए मैनिफेस्ट एंड प्रेयर्स में डिफरेंस होता है। प्रे तो हम सभी करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट इज समथिंग व्हेन यू एक्चुअल विजुअलाइज योरसेल्फ, राइट, एंड यू विजुअलाइज टू बिकम, जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हो, यस आई विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी वन डे, आई विल वर्क इन अ कंपनी एज अ सीएस, आई विल डू अ प्रैक्टिस वन डे, आई विल हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, एंड यू विजुअलाइज, आप विजुअलाइज करते हो। जब आप विजुअलाइज करते हो ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है आपके लिए। मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो 12th के बाद दे आर लाइक इवन एवरीबडी इज आफ्टर देयर लाइफ कि क्या करना चाहते हो आगे, क्या करना चाहते हो आगे, क्या करना चाहते हो, है ना। तो उस समय ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन में ना वो सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए, मतलब कुछ भी जो शायद उनके इंटरेस्ट का भी नहीं है, अलग अलग गाइडलाइंस लेके, गाइडेंस लेके कुछ भी वो लोग पढ़ रहे होते हैं, इंटरेस्ट होता नहीं है, देन छोड़ भी देते हैं। पर आप समझिए कि ये चीजें ऐसा नहीं है कि एक भी कैफे अच्छा नहीं लगा तो दूसरे कैफे में चले गए, इट्स नॉट दैट इजी, इट एक्चुअली it actually disturbs your career, right, it actually bring a halt, जैसे कुछ समय के लिए आपका समय खराब कर सकता है, आपके पैसे खराब कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल होशो आवाज में कर रहे हैं, एंड यू आर डिटर्मिन अबाउट इट। ठीक है ना, और आप इतना बात समझ लीजिए कि आप ये जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, वन डे यू विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, यू विल वर्क इन अ कंपनी, और यू विल बी अ प्रैक्टिसिंग, जो भी आप कर रहे होंगे, इट्स अ रेनाउंड प्रोफेशन। ठीक है ना, इट्स अ रेनाउंड प्रोफेशन, एंड व्हेन यू गेट इनटू दीज टाइप ऑफ थिंग्स, तो आपको अपने लाइफ टाइम के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी ग्रोथ ही होगी। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर डिटर्मिन्ड फॉर योर प्रोफेशन। तो विद इन 5 days ऑफ रिसीट, चलिए ये हमने पढ़ा। अब हम कर रहे हैं प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेन। अब ये है बड़ी चीज, ये हमें अच्छे से पढ़नी है और हमें डीसी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डीसी हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें स्टेट और नेशनल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अ कंप्लेन। पहला,
वैसे आपको एक बार बताऊं, जैसे अभी बड़े बच्चे सुपरस्टिशियस हो जाते हैं ना। एक बच्ची मेरे को मिली कि वो ना हमेशा रेड पहनती थी, मतलब whenever she used to come to class, वैसे I never used to really notice what students are wearing, बट वो ना सबसे आगे बैठती थी, मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती थी और हर रोज रेड पहनती थी एवरी डे। मतलब एक दिन तो मैंने फिर उसको 1 महीने के बाद पूछ लिया कि व्हाई आर यू लाइक वेयरिंग रेड कलर ऑल द टाइम। नहीं, मैं ये नहीं कह रही सेम कपड़ा, बट वट एवर शी वॉज वेयरिंग रेड। कहती मैम मुझे ना पंडित ने बोला है कि मेरा मंगल जो है वो भारी है या हल्का है, मुझे याद नहीं है प्लीज, बट मेरे जोडियक और इन सब के हिसाब से रेड कलर इज माई लकी कलर। मैंने कहा लकी? तो यहाँ पे कौन सा लक हो रहा है भाई, और कमिंग टू अ क्लास, मतलब शी वाज लाइक कि मेरे में ना एनर्जी रहती है व्हेन आई वेयर रेड कलर। मैंने कहा इट्स ऑल माइंडसेट, ओके। अभी जैसे एक बार क्या हुआ था, आई थिंक हो गया इस बात को एक सवा साल तो हो गया इस बात को। मैंने एक रील देखी, उसमें आया कि आपके घर में अगर आपको बड़ा मोनोटोनस लग रहा है, आई थिंक सर्दी का ही टाइम था वो, सर्दी में तो वैसे ही ऐसा बोरिंग सा लगता है ना, तो अगर आपको मोनोटोनस लग रहा है ना, तो आप अपने घर की ना कोई भी 7 चीजों को, मुझे अब याद नहीं आ रहा 7 थी कि 9 थी, कोई भी इतनी चीजों को ना अपनी उनकी जगह से ना जगह चेंज कर दो। ऐसा नहीं कि एक कमरे से दूसरे कमरे पहुंचा दिया, पर लेफ्ट है तो राइट कर दो, राइट है तो लेफ्ट कर दो। ऐसे ऐसे चेंजेस करोगे ना तो आपके कमरे में यू विल फाइंड द न्यू एनर्जी, यू विल फील गुड। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मेरे कमरे में एक प्लांट है, उसको मैंने वहां से हटा के दूसरी साइड पे रख दिया, ठीक है। फिर मेरे कमरे में जो चेयर है उसको मैंने उठा के दूसरी साइड पे रख दिया। उसके बाद जो घड़ी है उसको उतार के दूसरे जगह हैंग कर दिया। उसके बाद एनर्जी कैसे चेंज हुई मेरे कमरे की, कलेश हो गया मेरे घर में। माय हस्बैंड केम बैक, वो घड़ी देख रहा है यहाँ, घड़ी लगी दूसरी जगह, तो उसको इरिटेशन हो रहा है, ये व्हाई डिड यू चेंज। उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहा यहाँ प्लांट पड़ा है, वो उसका पैर लग गया जोर से। उसके बाद चेयर यहाँ क्यों है, मतलब ना लड़ाई हो गई। उसने कही क्या करती है कमरे का हाल, मतलब लैंप इधर पड़ा था उधर हो गया, मतलब समझ रहे हो पूरा। मैंने कही तो एनर्जी चेंज करनी थी, एनर्जी और खराब हो गई। सो आई थिंक हमें अपनी चीजें ठीक रखनी चाहिए, दैट इज ऑल गुड अबाउट इट, राइट। चलिए, कंप्लेनेंट, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना, कंप्लेनेंट तो चाहिए हमको, है ना। इसके बिना कंप्लेंट कहां से होगी। कंप्लेनेंट कौन होता है स्टूडेंट्स, वो इंसान जिसको दिक्कत है कि मुझे ये सर्विस ठीक नहीं मिली, मुझे ये गुड्स डिफेक्टिव मिले, मैं जाऊंगा डीसी पे, सेलर का गला पकड़ के लाऊंगा और मेक श्योर करूंगा कि सेलर को सजा मिले जिसने मुझे डिफेक्टिव गुड दिए, या सर्विस प्रोवाइडर को सजा मिले जिसने मुझे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस दी है। तो कंप्लेनेंट इज द फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो तो फिर तो कंप्लेंट ही ना हो। ये क्या कर रहे हैं, कंप्लेन, कहां जाके, डीसी। क्यों जाएंगे डीसी, वो हम बात कर चुके हैं। अगर इनका कंप्लेन का जो इनका जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 1 CR, तो ये डीसी के पास जाएंगे। कौन से डीसी के पास जाएंगे वो भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 35 में भी बात कर चुके हैं कि कौन जा सकता है डीसी पे। एंड कंप्लेन इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, राइट, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। जैसे ही स्टूडेंट कंप्लेंट लेके जाएगा डीसी के पास, कंप्लेंट किसके रिलेशन में होगी, गुड्स, या तो गुड्स के डिफेक्टिव होगा या फिर सर्विस की कोई डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अच्छा, तुम डीसी के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास कंप्लेन आई, ये कंप्लेनेंट की कंप्लेन आई तुम्हारे पास, तुम डीसी के प्रेसिडेंट हो, तो आपने आपके पास जब कंप्लेन आई ना मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आप डीसी के प्रेसिडेंट है ना, आपके पास कंप्लेन आती है, तो आप क्या करेंगे बताओ, खुद सोचो। मतलब प्रोसीजर रटने की जरूरत नहीं है, आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि क्या होने वाला नेक्स्ट, लेकिन आप सोचो आप क्या करोगे। मैम क्या करेंगे, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है ना उससे बात करेंगे, क्योंकि देखो कंप्लेनेंट तो तुम्हारे सामने है, उसने तो अपनी कंप्लेंट भेज दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेज दिया तुमको, ठीक है ना। और चाहे वो गुड्स से रिलेटेड है, सर्विस, वो बात छोड़ दो, कंप्लेंट कोई भी प्रकार की हो सकती है। डीसी क्या करेंगे, डीसी ना इस ऑपोजिट पार्टी के पास 21 दिन के अंदर ये कंप्लेंट भेजेंगे ऑपोजिट पार्टी के पास, और उसको ना डायरेक्शन भी देंगे कि भैया अपनी साइड की कहानी बताओ, अपना वर्जन सबमिट करो, अपने साइड की कहानी बताओ ना, तुम क्या बोलना चाहते हो, ये एलिगेशन को तुम्हारे लिए ये एलिगेशन राइट है तुम्हारे हिसाब से, या क्या डिफेंस देना चाहते हो। ऑपोजिट पार्टी को बोला जाएगा 30 दिन में अपना वर्जन सबमिट करो।
अभी तुमको क्या लगता है ऑपोजिट पार्टी क्या करेगा? दो ऑप्शन है मैम उसके पास, सीधा दो ऑप्शन है, या तो रिजेक्ट करेगा, डिनाई कर देगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट अगर कर लेता है कंप्लेन को तो फिर तो बहुत अच्छा है। वो तो डीसी कहेगा ये तो मेडिएशन ही हो गया, ये तो कंप्लेन की ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने सारे क्लेम्स और आपको रीइंबर्स कर देगा जो भी चीज होगी। तो मेडिएशन की तरफ दिख रही है चीज। लेकिन जहां पे रिजेक्ट कर देता है मुसीबत आती है तब, कि रिजेक्ट मना कर रहा है कि नहीं 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 मैं मेरा कोई यहाँ पे मैं इन सारे क्लेम्स को झुकलाता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, आई रिजेक्ट दिस क्लेम। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट पार्टी को कितने समय में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है? 30 दिन के अंदर अंदर वापस से डीसी को। ठीक है, कंप्लेन एलिजेस अ डिफेक्ट। अगर कंप्लेन में कोई डिफेक्टिव गुड्स की बात होती है तो बड़ी बार जहां पे डिफेक्ट ऐसा है जो बड़ी आसानी से दिख गया फिर तो अच्छी बात है। लेकिन डिफेक्ट अगर ऐसा है जिसमें कोई पर्टिकुलर टेस्ट कराना पड़ रहा है तो फिर डीसी क्या करेगा? डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेंगे? दे विल ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट को बोला जाएगा कि जरा प्लीज अपने गुड्स का एक सैंपल दे दीजिए। कंप्लेनेंट टू डिपॉजिट, कंप्लेनेंट को बोला जाएगा कि भाई ऐसा है, कमीशन को जरा उसकी फीस तो सबमिट कर दो। अब तुम्हारी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी हमने, तुम्हारी प्रोसीडिंग कर रहे हैं हम, तो फ्री में तो कुछ नहीं होता ना सब कुछ। रेमिट द अमाउंट डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द लैबोरेटरी। अब लैबोरेटरी खाली हवा पानी से तो चलती नहीं है, पैसे से चलती है। तो लैबोरेटरी में आपका टेस्ट हो रहा है, आपके सैंपल का टेस्ट हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आपकी कंप्लेन आई है। तो कंप्लेनेंट को बोला जाएगा लैब के पैसे दो, क्योंकि तुम्हारे डिफेक्ट को टेस्ट करने के लिए लैबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेजना पड़ेगा। ऑपोजिट पार्टी और द कंप्लेनेंट टू सबमिट इन राइटिंग द ऑब्जेक्शंस। तो डीसी बोलेगा चलो भाई दोनों अपने ऑब्जेक्शन सबमिट करो, या जो भी बोलना चाहते हो वो हमें राइटिंग में सबमिट करा जाए। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहां आप समझ रहे हैं स्टूडेंट? अभी हम आगे बात करेंगे ना कि जो डीसी है वो कितने दिनों में ये रिजॉल्व कर देंगे। 3 महीने में भी करते हैं, 5 महीने में भी करते हैं। ठीक है, और क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्या डीसी क्या क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकता है, ये सब अभी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आया ना कि देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला स्टेप क्या है और फिर क्या है। आगे देखिए, Section 38 deals with the procedure on admission of complaint by DC. Section 38 provides that DC shall, on the admission of a complaint, मैंने अभी आपको दिखाया था, may refer to mediation। पहले तो देखो जब कंप्लेन आती है और सब कुछ सॉर्टेड लगता है तो डीसी एक मेडिएशन के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर मेडिएशन के लिए नहीं भेजता तो फिर क्या करा जाता है? डीसी शैल रेफर अ कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेन। क्यों बोल रहा है एडमिटेड कंप्लेन? क्योंकि पहली बात तो स्टेप यही देखना है कि कंप्लेनेंट की जब कंप्लेन आई है डीसी के पास, तो डीसी के पास दो ऑप्शन है, या तो रिजेक्ट करेगा कंप्लेन या फिर एक्सेप्ट करेगा। कितने दिनों में? 21 दिन में। विद इन 21 days फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द admission to the opposite party mentioned in the complaint, directing him to give his version। और 21 दिन ही डीसी लेगा अपनी कंप्लेन को, मतलब जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन दी है उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अभी देखो सपोज आप प्रेसिडेंट है डीसी के और आपके पास कोई कंप्लेन आती है, तो फर्स्ट थिंग इज कि या तो आप कंप्लेन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एडमिट कर लेते हो कंप्लेन को, उसके बाद वाला आपका स्टेप है कि आप ये कंप्लेन किसको आगे भेजोगे? जिसके खिलाफ ये कंप्लेन है, ऑपोजिट पार्टी। ठीक है, इफ द ऑपोजिट पार्टी ऑन रिसीप्ट ऑफ अ कंप्लेन रेफर टू हिम अंडर क्लॉज ए, ऊपर बात करेगी, या तो डिनाई करेगा उस डिस्प्यूट को contained in the complaint, या फिर omit या fail to take any action to represent his case within the time by district commission, proceed to settle the consumer complaint as per the clauses C to G। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तो ऑपोजिट पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं 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 ये सब एलिगेशन खराब है, गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मेरे खिलाफ कंप्लेन गलत आई है, ठीक है, या फिर बोले या कुछ बोले ही ना। कितना समय दिया गया था ऑपोजिट पार्टी को कि कितने दिनों में अपना साइड ऑफ वर्जन भेजना? 30 दिन में, है ना। ये देखो ना, ऑपोजिट पार्टी ने 30 days में भेजना है और नहीं भेजा। देखो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो ये सारी बातें आगे नहीं आती, टेस्टिंग वाली नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन जब रिजेक्ट कर देता है तो ये सारी बातें आती है। जरा ध्यान दीजिए कि अगर रिजेक्ट कर देता है, क्लॉज C to G पे हम ध्यान देंगे। ये रहे क्लॉज C to G, तुम्हारे C से लेके G तक।
कंप्लेन अगर डिफेक्ट बोलती है गुड्स में विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट ऑफ द गुड्स, देन द डीसी विल ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट, सील करता है, ऑथेंटिकेट करता है उसको एज द मैनर प्रिस्क्राइब, और रेफर द सैंपल सील टू द एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी अलोंग विद द डायरेक्शन कि लैब टेस्ट की रिपोर्ट से ही आधार होगा, क्योंकि जो ऑपोजिट पार्टी है वो तो मना कर रहा है कि नहीं मेरे वजह से कोई डिफेक्ट नहीं है, तो फिर डीसी बोलेगा ठीक है भैया अब हम लैब टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखेंगे क्या फाइंडिंग्स आती हैं, विद द व्यू टू फाइंडिंग आउट वेदर सच गुड्स एक्चुअल में सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट और नॉट, जो कंप्लेनेंट बोल रहा है, जो कंप्लेंट में आ रहा है, और from any other defect or and to report the findings to DC। तो लैबोरेटरी में जो रिपोर्ट जमा होगी वो किसको जमा करी जाएगी, डीसी को। लैबोरेटरी किसको रिपोर्ट जमा करेगा, डीसी को। लैब की फीस किसने, कमीशन की फीस किसने देनी है, कंप्लेनेंट ने। अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया आपको। और कंप्लेनेंट को बोला जाएगा कि जरा लैब की भी फीस तुम ही भरो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी कंप्लेन की वजह से ही जो गुड्स के सैंपल है वो लैबोरेटरी में जा रहे हैं, ठीक है। If any of the parties dispute the correctness of the findings of the lab or dispute the correctness of methods of analysis or test adopted by lab, require the party or the complainant to submit his objection। अब एक और प्रॉब्लम, अभी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट आई और बोला यस इसमें डिफेक्ट है, ऑपोजिट पार्टी कह रहा है ये लैब ही गलत है, इस लैब के टेस्ट सैंपल ही गलत है, इस लैब के टेस्ट प्रोसीजर्स ही गलत है। डीसी तो अपना सर पकड़ लेगा ना, डीसी कहेगा क्या बदतमीजी है, एक तो तुमने पहले अपनी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, फिर तुम अब लैब की तुम्हारी टेस्टिंग करा के तुम्हें दिखा रहे हैं कि इसमें डिफेक्ट था, वो भी तुम मना कर रहे हो, तो ये तो बड़ी एब्सर्ड सिचुएशन है। उसके बाद कंप्लेनेंट को भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम क्या बोलना चाहते हो, ये डिफेक्ट निकला, क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ है या ऑपोजिट पार्टी की वजह से हुआ है, दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद DC shall, if the admitted complaint admitted by it under section 36 relates to goods of which the procedure cannot be followed, or if the complaint is related to services। यहाँ कह रहे हैं देखो आपने ये तो पढ़ लिया कि DC कंप्लेंट मिलते ही आगे भेज देता है ऑपोजिट पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी जहां एक्सेप्ट कर लेती है फिर तो बढ़िया है, वहां रिजेक्ट कर देती है तो DC बोलता है ठीक है मैं टेस्टिंग कराता हूं। लेकिन अगर कोई गुड्स ऐसे हो जिनकी टेस्टिंग करी नहीं जा सकती तो, या फिर वो गुड्स नहीं वो सर्विस है, सर्विस की टेस्टिंग कैसे होगी बताओ। अभी सपोज मेरी एक फ्रेंड मुझे बोले कि इसके यहाँ पे ना हेयर स्पा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, और जब मैं गई तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी सर्विस वाली चीज ना बड़ा परसेप्शन पे भी डिपेंड कर जाती है। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप कह रहे हो मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई और स्टूडेंट बोले नहीं 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 मैम तो कितना खराब पढ़ा रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा रही है, मैम तो बिल्कुल अच्छे चार्ट्स यूज नहीं करती है, उसका परसेप्शन अलग है ना। उस बच्चे को जेल में बंद कर दो जो ऐसे बात करेगा। मतलब एनीवे माय पॉइंट इज दैट सर्विस इज वेरी मच रिलेटेड टू परसेप्शन, एक इंसान की चॉइस पे निर्भर हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी यही करा जाएगा, पहले तो जो कॉपी की कंप्लेन की जो कॉपी है वो ऑपोजिट पार्टी को दी जाएगी और उनको बोला जाएगा कि 30 दिन में अपना जो एक्सटेंडेड वर्जन है भेजो। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब क्या, तुम्हारी साइड की स्टोरी क्या है, तुम्हारी कंप्लेन आई है, मैक्सिमम 15 दिन और दे दिए जाते हैं। इफ द ऑपोजिट पार्टी ऑन रिसीव्ड ऑफ अ कंप्लेन अंडर क्लॉज 8 डिनाइज और डिस्प्यूट द एलिगेशन और omits or fail to take any action to represent his case within the time given by DC। जैसे कह रहे हैं गुड्स वाले में भी तुमने अभी चार्ट में देखा ना कि डीसी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता है ऑपोजिट पार्टी को और उसको बोलता है कि 30 दिनों में जवाब दो। यहाँ पे भी यही करा, कंप्लेंट चाहे सर्विस वाली भी आई है या कुछ ऐसे गुड्स की आई है जिसके डिफेक्ट को डिटेक्ट नहीं करा जा सकता, कंप्लेंट भेजी 30 दिन में जवाब दो, ऐसा उनको बोला गया, लेकिन ऑपोजिट पार्टी ने डिनाई कर दिया या फिर जवाब ही नहीं दिया, तो क्या करेगा डीसी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कंप्लेनेंट जो एविडेंस प्रेजेंट करेगा ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ, ऑपोजिट पार्टी अगर डिनाई कर देती है तो डीसी फैसला लेगा एज पर द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द कंप्लेनेंट वेयर द ऑपोजिट एक्स parte party omits or fails to take any action or represent his case in the given time। तो एक्स पार्टी डिसीजन ले लेगा कि नहीं अगर ले रही है ऑपोजिट पार्टी कोई फैसला नहीं ले रही है, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो डीसी कहेगा कि हम एविडेंस के बदले फैसला ले लेंगे। डिसाइड द कंप्लेन ऑन द मेरिट्स ऑफ
कंप्लेनेंट एविडेंस दिखा रहा है कि देखो देखो सर एविडेंस, मेरे को ये सर्विस ठीक नहीं दी गई थी, क्योंकि जो ऑपोजिट पार्टी है वो तो जवाब नहीं दे रही है, और ये वैसे भी सर्विस वाला केस है, सर्विस में तो वैसे भी डिफेक्ट देखा नहीं जाता, वो सिर्फ एविडेंशियल प्रूफ के बेसिस पे ही होता है, राइट। For the purpose of subsection 2(3), the DC may by order require electronic service provider to provide information, document, record. जैसे CCTV फुटेज दिखाओ, ये दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, इसकी फुटेज लाओ कि ये सर्विस कैसे दी गई थी। No proceeding complying with the procedure shall be called in question in any court on the ground that the principle of natural justice. अगर उस समय किसी एविडेंस के बिहाफ पे डीसी के प्रेसिडेंट ने कोई फैसला ले लिया, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। कंप्लेंट जो डीसी लेता है उनके लिए एविडेंस होते क्या क्या है, एफिडेविट, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, राइट। Provided application is made for hearing or for examination of party, the DC may on sufficient cause being shown and after recording its reason writing allow the same. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर डीसी ने अपना फैसला ले लिया, उसके बाद भी कोई एविडेंस लेके आता है अपने डिफेंस में, चाहे वो ऑपोजिट पार्टी क्यों नहीं है, डीसी उसको कंसिडर करेगा, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर डीसी में कोई कंप्लेन आई है तो डीसी उसको कब निपटा देते हैं, कितने समय में निपटा देते हैं। Every complaint shall be disposed as expeditiously as possible, shall be made to decide the complaint within a period of 3 months. Where the complaint does not require testing, जहाँ पे बोले गुड्स होते हैं ना जिसमें टेस्टिंग नहीं करा रहे लैब से या उनका कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, तो 3 महीने में डिस्पोज कर देते हैं कंप्लेंट। लेकिन जिन जिन गुड्स का टेस्टिंग हो रहा है, कमोडिटीज का टेस्टिंग हो रहा है लैब में, उनके लिए मैक्सिमम समय कितना है, 5 months, right? 3 months, 5 months respectively. उसके आगे पढ़ रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखिए। During the pendency of any proceeding before DC, if it appears necessary, अगर DC के प्रेसिडेंट को लगे कि भाई मुझे कोई इंटरिम ऑर्डर पास कर देना चाहिए, तो वो भी पास कर देते हैं। अब मेरी एक बात सुनिए, एक पर्सन है वो सर्विस देता है ब्लड टेस्ट होते हैं ना, वो ऐसे खून निकाल देते हैं, ब्लड टेस्ट सर्विस, ठीक है। एक लैब है, ये खुद ही एक लैब है, ये सर्विस देते हैं, ब्लड टेस्ट सर्विस देते हैं, इनके काफी पैकेजेस होते हैं। तो एक पेशेंट ने ना इनकी कंप्लेन कर दी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की। अभी डीसी में केस किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास केस किया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, यहाँ पे कंप्लेन चली गई। प्रोसीजर ये फॉलो हुआ, डीसी ने कहा कि देखो जब तक ये आपके ऊपर केस चल रहा है या जब तक ये प्रोसीडिंग नहीं हो जाती है, हम एक इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। अभी आप पे कोई एलिगेशन नहीं आया, लेकिन अभी हम एक इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं जिससे बाकियों को प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी पास कर सकता है डीसी का जो प्रेसिडेंट है, डीसी के जो मेंबर्स हैं उनके पास सेम पावर्स हैं जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1908 में है, ऑफिसर्स के पास होती है। कैसी? समन्स या एनफोर्स करना अटेंडेंस किसी की भी, कि इधर आओ। जैसे डीसी का प्रेसिडेंट है, वो किसी को भी बुला सकता है कि तुम पेश हो, तुम्हारे पास नोटिस आया, तुम्हें यहाँ पे मौजूद होना है। कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, एविडेंस रिसीव कर सकते हैं, रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमीशन या एग्जामिनेशन कर सकते हैं विटनेस की, या कोई भी मैटर जो भी प्रोसीडिंग करने के लिए जरूरी है, वो पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ डीसी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डीसी शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल। कह रहे हैं डीसी की प्रोसीडिंग को ऐसा मत समझना कि भैया घर का कोई फैसला हुआ है और वो बिल्कुल जुडिशियल प्रोसीडिंग है इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। इनफैक्ट डीसी शैल बी डीम्ड टू बी क्रिमिनल कोड आल्सो व्हेन इट कम्स टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। When a complainant is the consumer, refer to in clause 5 of subclause 5 of clause 5 of section 2 of the provisions of order 1 rule 8 of first schedule to the code of civil procedure will apply। ये क्या बोल रहे हैं ना, कितनी बातें बोल रहे हैं ना, सर ध्यान दो। Where the complainant is a consumer, कह रहे हैं जहां पे कंप्लेन करने वाला एक कंज्यूमर है, जिसके बारे में सेक्शन 2 के 5th क्लॉज के सब क्लॉज 5 में बताया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या था। सेक्शन 2 कंप्लेनेंट की जो डेफिनेशन है ना, जब आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, तो आप जरा वो क्लास दोबारा देखिएगा। शुरू में मैंने उसका 5वां क्लॉज आपको पढ़ाया था, जिसमें बात करी गई थी
एक से ज्यादा जब कंप्लेनेंट होते हैं, एक पूरा ग्रुप होता है और उनका सेम इंटरेस्ट होता है, तो क्या करा जाएगा? तो कह रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये है, ये हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। In the event of death of complainant who is a consumer or the opposite party against whom the complaint is filed, the provision of order 22 of first schedule of code of civil procedure will be applied. देखो ये आपको बता रहे हैं पॉइंट से, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसीजर कल को एग्जाम में आता है डीसी का, तो आप मेरे मानेंगे आप यहां तक ही लिखेंगे, यहां तक बोल दिया ना कि कैसे डिस्पोज करा जाएगा कंप्लेन, कितने महीनों में करा जाएगा, 3 महीना 5 महीना रिस्पेक्टिवली, यहां तक आप करेंगे, ठीक है। इसके आगे तो आपको बताया गया है पावर ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ डीसी। उसके बाद आपको बताया गया है कुछ क्लॉजेस की वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एक से ज्यादा कंप्लेनेंट होंगे तो क्या होगा, या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है तो कौन से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में फॉलो होगा, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस प्लीज। चलिए ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी पढ़ लेते हैं हम। जैसे कह रहे हैं सेक्शन 35 में आपने पढ़ा कि बोथ वेज आपका कंप्लेन किया जाता है। इट इज नॉट ओनली परमिट प्लेंटिफ टू स्यू इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बट आल्सो परमिट्स पीपल टू बी स्यूड एंड टू बी डिफेंडेड इन एन एक्शन इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कह रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है अगर उसकी डेथ हो जाती है उसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, या फिर अगर कंप्लेनेंट मौजूद नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। वैसे ही जो ऑपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ केस हुआ है, that also has the power to defend in a representative capacity, मतलब एक आ जाएगा इनको रिप्रेजेंट करने। ऐसा 2 वे साइड है, कंप्लेनेंट भी एक हो सकता है बाकी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डिफेंड कर रहा है ऑपोजिट पार्टी वो भी एक हो सकता है बाकी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहां कह रहे हैं फीचर्स ऑफ ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी where there are numerous person having the same interest, जहां पे ज्यादा लोग हैं और उनका इंटरेस्ट एक जैसा ही है, तो एक आ सकता है सबके बिहाफ पे स्यू करने एज अ कंप्लेनेंट। इफ देयर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जैसे ये ऑपोजिट पार्टी इनका सेम इंटरेस्ट है, तो डिफेंड करने भी एक आ सकता है, सबको आने की जरूरत नहीं है। The court may itself, without the plaintiff or defendant, seek any permission under Order 1 Rule 8, direct that one or more such person may be sued or may defend the suit, right? Personal service or public advertisement should be ordered by court in both the categories. अब क्या है ना, जैसे एक केस आया कि कुछ लोग मैच देखने गए थे, कुछ लोग नहीं, जनता मैच देखने गई थी, और मैच देखते हुए ये एक सर्विस थी जो ठीक नहीं थी। अब सपोज वो सर्विस 50 लोगों ने ली है और सबके सब केस करने नहीं गए, कोई एक ही गया था केस करने, तो एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, कोर्ट ने डाल दी कि देखो जिसने ये सर्विस ली है उसका केस चल रहा है डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, और आप भी अपना नाम दर्ज करा दीजिए, सो दैट अगर कुछ भी होता है तो आपके ऊपर भी बेनिफिट आप एक्रू कर सकते हो। एनी पर्सन जिसके बिहाफ पे बेनिफिट इंस्टीट्यूट करा जा रहा है वो भी आ सकता है उस चीज को लेने के लिए। अबंडनमेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द क्लेम, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में ये भी हो सकता है, वाइस द वर्सा, जहां आपको बोला जा रहा है आइए ये बेनिफिट ले लीजिए, वहां ये भी बोला जाता है कि देखो अगर तुमने सर्विस ली है वो बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं मानी जाएगी, तो कोई और आ मत जाना गलती से, क्योंकि हमने ये केस ले लिया और ये रिजॉल्व हो गया है। The court may at any time substitute the person suing or defending in a representative capacity. ये लाइन तो तुम समझ गए ना कि जो स्यू करने आ रहा है वो भी एक आ सकता है दूसरों को रिप्रेजेंट करने, और जो डिफेंड करने आ रहा है वो भी एक आ सकता है दूसरों को रिप्रेजेंट करता हुआ। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दोनों को दी गई है, 2 वे है। जो स्यू करने आ रहा है वो भी एक आ सकता है जब सारे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ, और जो डिफेंड कर रहा है वो भी एक कर सकता है, बाकी सबको जो सेम इंटरेस्ट वाले उनको डिफेंड करता हुआ दिख सकता है, राइट। उसके बाद फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की फाइंडिंग्स क्या है? सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 कहता है डीसी इज सैटिस्फाइड दैट द गुड्स कंप्लेन्ड सफर फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब डीसी को कंफर्मेशन हो गई कि हाँ भैया डिफेक्ट तो है, कंप्लेन तो बिल्कुल ठीक है, डिफेक्ट तो है इन गुड्स में, तो क्या करेगा डीसी?
और एनी ऑफ द एलिगेशन जो कंप्लेन में दिए गए हैं वो सही है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का कोई एलिगेशन है या कोई क्लेम है, प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रूफ कर दिया जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, गुड्स में डिफेक्टिव है, तो डीसी क्या करेगा? ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ ऑर्डर इशू करेगा, उनको डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा जरा देखें? डिफेक्ट को रिमूव कराओ, गुड्स को रिप्लेस कराओ, रिटर्न करो कंप्लेनेंट को उसका प्राइस या कोई भी और डैमेजेस उसको हुए हैं, चार्जेस, वो भी उसके रिटर्न कराओ। टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड एज अ कॉम्पनसेशन टू द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को कोई इंजरी हुई है या कोई भी नेग्लिजेंस की वजह से, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से, तुम्हारे डिफेक्ट की वजह से कोई ज्यादा चोट लग गई है कंज्यूमर को, तो उसको कॉम्पनसेट करो। और टू पे एनी अदर अमाउंट जो एक प्रोडक्ट लायबिलिटी में बनता है। तो ये डीसी का फाइंडिंग्स है जो उसको बेनिफिट दिया जाए, विच इज द ऑर्डर गिवन टू ऑपोजिट पार्टी। 39 सबसेक्शन 2 बोलता है, अच्छा, रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स या सर्विस का है, डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स, हैजर्डस प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चर ऑफ हैजर्डस गुड्स को रुकवा सकते हैं, टू पे एनी सम व्हिच मे बी डिटरमाइंड, राइट। उसके बाद करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को करेक्ट करो अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, एडिक्वेट कॉस्ट दो पार्टीज को, या फिर जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको खत्म करो। तो ये सारे ऑर्डर पास कर सकता है डीसी ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्शन देता हो, ठीक है। आगे हमारे आते हैं 39 सबसेक्शन 2, 39 सबसेक्शन 3, 39 सबसेक्शन 4। 39 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऐसा कोई अमाउंट रिसीव करती है गवर्नमेंट तो वो अपने एक फंड में डालती है और उसको यूटिलाइज करती है फॉर द पर्पस एज मे बी प्रिस्क्राइब। 39(3) कहते हैं एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट मेंबर एंड दे डिफर एट पॉइंट्स। अभी देखो कलेश रिजॉल्व कराने थे और जो कलेश रिजॉल्व कर रहा था उनमें ही कलेश हो गया, मतलब प्रेसिडेंट कह रहे हैं ये बात ठीक होनी चाहिए, मेंबर जो है डीसी को कह रहे हैं ये बात ठीक होनी चाहिए, अगर उनमें कोई डिफर हो गया तो क्या करा जाएगा स्टूडेंट? मेजोरिटी, वो खुद आपस में वोट कर लेंगे, मेजोरिटी करते हैं, ठीक है। हाउएवर जो भी एक जैसे होते हैं ना ऑड नंबर के मेंबर है, 7 मेंबर है, 6 बोल रहे, 3 बोल रहे हैं ये बात, 3 बोल रहे हैं वो बात, तो 7वें के ऊपर आ गए कि भाई अब तुम बताओ कि क्या डिसाइडिंग वोट तुम्हारा है। Every order made by DC shall be signed by president and the member जिन्होंने proceeding conduct करी है, provided that the order is made as per the majority, such order shall be signed by other member also। तो अगर मतभेद हो गया है तो मेजोरिटी विन करो और अपने अपने डिफर पॉइंट्स बताओ कि क्या क्या थे, डिसाइडिंग वाला पर्सन डिसाइड करेगा कि मेजोरिटी किस तरफ जाएगी। और अगर जो आपका फैसला है, ऑर्डर है डीसी का, डीसी में कौन है? प्रेसिडेंट और मेंबर, तो उनके पर्टिकुलर क्या होंगे? साइन होंगे ऑर्डर पे। रिव्यू बाय डीसी इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 40 बोलता है डीसी आपका कोई भी ऑर्डर पास किया आपने, अगर उसमें कोई एरर है तो आपके ऑर्डर को रिव्यू भी करा जा सकता है, या तो आप खुद कर सकते हो ऑन योर ओन मोशन, या फिर अगर आपके पास कोई पार्टीज का एप्लीकेशन आता है 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे कोई ऑर्डर पास करा डीसी ने और बोला गया कि आप प्लीज अपने ऑर्डर को रिव्यू करिए, तो 30 दिन के अंदर अंदर डीसी ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीसी। अच्छा, पहले अपील करोगे या पहले रिव्यू कराओगे? रिव्यू करा सकते हो। अभी रिव्यू में क्या होता है ना, डीसी ने बोला कॉम्पनसेशन दो 4 लाख रुपए का, तो रिव्यू ऑर्डर आ गया कि अब 6 लाख का कॉम्पनसेशन होगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी ऑर्डर ही पसंद नहीं आया, कंप्लेनेंट को ऑर्डर ही पसंद नहीं आया, या ऑपोजिट पार्टी को ऑर्डर ही पसंद नहीं आया डीसी का, फिर क्या होगा? सेक्शन 41 कहता है एनी पर्सन अग्रीव बाय ऑर्डर मेड बाय डीसी में, चाहे तो करे नहीं चाहे तो ना करे, मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। डीसी के ऊपर कौन है? एससी। एससी के ऊपर कौन है? नेशनल कमीशन। On the ground of the fact or law within a period of how many days? 45 days। तो अगर आपको डीसी का ऑर्डर पसंद नहीं है तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर अंदर? 45 days। In such form as manner may be prescribed, it may be noted that state commission may entertain an appeal after expiry of the said period of 45 days if it is satisfied that there was a sufficient cause to believe that has not be able to file in the given period। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप डीसी के ऑर्डर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं? स्टेट कमीशन के पास भी जा सकते हैं, राइट, अपील करने।
अब आ जाता है हमारा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो स्टूडेंट स्टेट वाला और नेशनल वाला हम अगली क्लास में करेंगे, और अब अगली क्लास हमारी लंबी होंगी क्योंकि अब हमारा हमें खत्म करना है कोपरा और नया चैप्टर स्टार्ट करना है। एंड ECIPL के चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, देखिए आप लोग अभी पढ़ रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लग रहा है हाँ मैम मॉड्यूल भी पूरी कवर कर रहे हो, PPT भी दे रहे हो, नोट्स भी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हर एक चैप्टर को ना एक प्रोजेक्ट मान के चलो, कोपरा के नोट्स बनाओ, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करो, और साथ साथ अच्छे से लर्न कर लो जो जो बातें करने वाली हैं। अगर आप अभी लर्न नहीं करोगे ना तो कैसे तुम्हारा कोपरा फॉरेन कोलैबोरेशन से मिक्स हो जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर का मिक्स कर दोगे तो आप बाद में कंफ्यूज हो गया, अरे ये चैप्टर में क्या था, उस चैप्टर में क्या था, कोपरा में क्या पढ़ाया था। वैसे तो देखो आपके एग्जाम से पहले मैं आपको हर चैप्टर की रिविजन भी कराऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी हमें तो टाइमली लर्न करनी है ना सारी बातें। और राइटिंग प्रैक्टिस का समय अभी अच्छा है, आप और टाइम लगाएंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी मतलब तब इतना समय नहीं बचेगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सके। मई मंथ में अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो रिवाइज कब करोगे, राइट? तो अभी इज द बेस्ट टाइम दैट यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, राइट? चलिए, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंप्लीट state and national commission as well, and we will start a small topic also. So I'll see you in the next class students. Till then please study hard and believe yourself. Don't believe in anything any superstitious, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, नथिंग इज बियॉन्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप रेड ब्लू ब्लैक कुछ भी पहन के चले जाओ, राइट? सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।